हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सरकार के जो शुरू में 3 अंग के बारे में आपने पढ़ा, उस में जो सबसे अंतिम अंग है न्यायपालिका, उस न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यायपालिका को जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 3 भागों में बांटते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा जो होता है आपका उच्च न्यायालय, और जो तीसरा होता है आपका वो जिला न्यायालय। इस प्रकार से 3 न्यायालय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। ये नई दिल्ली में स्थित है और इसी तरह से हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है और हर जिले में अपना एक जिला न्यायालय होता है। अब इस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इसमें 30+1 यानी कुल 31 न्यायाधीश होते हैं। यानी 30 जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनको मिलाकर कुल 31 न्यायाधीशों की संख्या है और इनकी जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, वो कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होती है। कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें 5 लोगों की एक समिति बनाई जाती है, जिसको कॉलेजियम कहा जाता है। पांच लोगों की समिति होती है जिसको कॉलेजियम कहा जाता है और इस कॉलेजियम द्वारा जो भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और जो भी मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल में उसकी मतलब जांच परख होती है। जांच परख के बाद यदि मंत्रिमंडल को लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति सही है और कॉलेजियम का जो फैसला है वो उचित है, तो मंत्रिमंडल उस पर अपना हस्ताक्षर करके उसको वापस कॉलेजियम को भेज देती है और कॉलेजियम जो है फिर इस प्रकार से उस न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। अर्थात नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो मंत्रिपरिषद को ही है। कॉलेजियम का काम सिर्फ यह है कि उस प्रणाली के द्वारा उसके नाम का अनुमोदन करना, न्यायाधीश के नाम का अनुमोदन करना और उसके मंत्रिपरिषद के पास भेजना। लेकिन यहाँ पर मंत्रिपरिषद के अधिकार को सीमित किया गया है, क्यों मंत्रिपरिषद उसे नकार नहीं सकती। अगर मंत्रिपरिषद को लगता है कि नहीं, ये इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो मंत्रिपरिषद उसमें अपना कुछ कमेंट लगाकर उसको वापस कॉलेजियम के पास भेज सकती है। और भेजने के बाद से कॉलेजियम को यदि लगे कि यह जो मंत्रिपरिषद का जो परामर्श है वो उचित है, तो वे कुछ संशोधन के साथ दोबारा उसको मंत्रिपरिषद के पास भेजेंगे और दोबारा यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर उस पर सहमति नहीं प्रदान की जाती है, तो वो एक तरह से अंतिम अधिकार जो होता है वो कॉलेजियम का ही होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद को सिर्फ यहाँ पे इतना राइट है कि वो उसको डिले कर सकती है। इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि यदि कॉलेजियम द्वारा कोई अनुमोदन दे दिया गया तो उसका कोई दिन निर्धारित है कि मतलब इतने दिनों के अंदर ही उसको वापस भेजना जरूरी है। मंत्रिपरिषद उसको चाहे तो लटकाने के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल उसको लटका सकती है। सिर्फ यही एक अधिकार इनके पास है, नहीं तो वो सारा अधिकार न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो वो कॉलेजियम के पास है। तो इस तरह से अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है
वो कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होती है। राष्ट्रपति का यहाँ पर सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो इनको शपथ दिलाते हैं, नहीं तो नियुक्ति प्रक्रिया में उनका कोई योगदान नहीं है, जो कि पहले नियुक्ति प्रक्रिया में अधिकार जो होता था वो राष्ट्रपति का ही होता था। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उस मुख्य न्यायाधीश के अंदर भी बहुत सारे न्यायाधीश काम करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो जिला न्यायालय से होती है। जिला न्यायालय में कोई भी मुद्दा जो होता है उसको देखा जाता है। देखने के बाद से यदि वो मुद्दा जिला न्यायालय से नहीं सुलझता है तो उसको हाई कोर्ट में ले जाया जाता है, और हाई कोर्ट से कोई मुद्दा नहीं सुलझता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुद्दे को जिला न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि जिला न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, और उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। जिला न्यायालय को भी मैंने आपसे बताया था कि जिला न्यायालय को भी हम दीवानी न्यायालय, फौजदारी और तीसरा आपका राजस्व, जबकि ये हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद से ये तीनों न्यायालय एक हो जाते हैं। उसमें कोई ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं होता, केवल ये जिला स्तर पे ही डिवाइडेशन होता है कि जिला स्तर पे इसको अलग अलग इसके मामले देखे जाते हैं। और इन न्यायालयों के भी 5-5 स्तर हैं, सत्र न्यायालय, सेशन सत्र न्यायालय, ऐसे करके बहुत सारे इसके 5 भाग हैं जिसको आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी मतलब न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, जो सरकार के जो मुख्य रूप से 3 अंग जो मैंने बताया आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों संस्थाएं मिलकर सरकार के कार्य में सहयोग करती हैं और देश के संचालन, देश के शासन को चलाने में अपना योगदान देती हैं। इस तरह से यह पूरा पाठ आपका जो संस्थाओं का कामकाज है कि किस प्रकार से संस्थाएं अपना कामकाज करती हैं, एक तरह से यह पूर्ण हो चुका है। अब इस पार्ट को पूरा करने के बाद से नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होगा। धन्यवाद।